नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे यहाँ न सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने की हमसे गारंटी ले सकते हैं, बशर्ते आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। आप हमारे सारे लेक्चर, सारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमारी वेबसाइट से, या फिर हमारे ऐप से। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक, कितनी भी बार, कितने भी घंटों के लिए देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। और आज का हमारा सेशन जो होगा उस पे आ जाते हैं अब हम, क्योंकि इतने देर पहले जो पूरी वाणी मैंने बोली वो हमारा कंपलसरी होता है बोलना, तुम्हें तो पता ही है। चलो, सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन आने से पहले जो सबसे चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ये कि कोई हमें बता दे कि अप्रोच कैसे करना है, कैसे बोर्ड एग्जामिनेशन तक की तैयारी करनी है। तो आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं। आने वाले 75 दिन अर्थात 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक कैसे आगे बढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, उसकी पूरी रणनीति आपको इस सेशन में बताई जाएगी। तो बस आपको क्या करना है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, एकदम ध्यान से सुनना है और बढ़िया से प्लानिंग करके फिर पढ़ाई करनी है। वैसे तो 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक दिन हो जाते हैं 77, लेकिन आपको 2 दिन की छुट्टी भी दे रहे हैं हम लोग, एक 31 दिसंबर की, दूसरे हैप्पी न्यू ईयर की। ये 2 दिन की छुट्टी काट के 75 दिन हो रहे हैं। तो 75 दिन में क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे आज आपके प्यारे राहुल बाबा। प्रणाम। अरे खुद ही को प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे हो मतलब। चलो, इसी बात पे घटिया से जोक पे एक लाइक मार दो, क्योंकि अगर लाइक मिलेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का। चलिए, सर स्ट्रैटेजी का आ रही है भैया, थोड़ा सा सबर। तो भैया चैन से सोना है तो जाग जाइए, और 75 दिन बचे हैं, जल्दी से भाग जाइए पढ़ाई करने, और कहीं नहीं। चलो, 75 डेज को आपको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम लोग, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बता देते हैं कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाई गई है। सबसे पहले तो हमने आपके ये जो 75 डेज हैं, इन्हें 15-15 दिन के 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। ठीक है, 15 डेज 5 सेक्शन। अब आपको पता ही चल गया 15 डेज 5 सेक्शन मतलब ऑब्वियस सी बात है 75 डेज हो गए। यूं तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1 दिसंबर से लेकर 15 फेब तक का टाइम ड्यूरेशन। 1 दिसंबर 2022 ऑब्वियसली, और ये 2023। ओ भाई साहब, 2023 लिखना भी शुरू कर दिया, मतलब इतने निकट आ गए हैं नए साल के। ये साल कहाँ गया पता ही नहीं चला है ना। हर बार यही होता है ना, हम सोचते हैं कि भाई अगला साल जो आएगा उसको बढ़िया से जिएंगे, और टाइम देखते देखते कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता। सर क्या इमोशनल बातें कर रहे हो, ओहो। चलो, तो भैया 1 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक कितने दिन होते हैं? देखो, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, और उसके बाद फरवरी के 15। देखो होते हैं कुल मिला के 77 -2 डेज का हॉलीडे। सर ये 2 डेज कौन से हैं भैया? 31 दिसंबर या और 1 जनवरी, इन 2 दिन की छुट्टी मान लेते हैं। ठीक है सर, क्रिसमस की छुट्टी भैया अब इसमें से एडजस्ट कर लेना। जिसको क्रिसमस की छुट्टी लेनी है वो 31 दिसंबर या 1 जनवरी में से कोई एक छुट्टी को काट लेना, या फिर क्रिसमस की छुट्टी का काम एक दिन पहले ही निपटा लेना। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया जी। इसके बाद रोज कितना समय देना है? तो भैया गणित को मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैथ्स के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स अ डे, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसमें भी 2-3 ऑप्शन है। या तो 1 सिटिंग में दे दो भैया, एक ही बार में पूरा कवर करेंगे अपन, सुबह से लेकर जब भी टाइम मिले, सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक, बीच में जब भी टाइम मिले, 1 सिटिंग में 2 आवर्स पूरे खत्म। ये मिनिमम है भैया, इसके आगे अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर इसको 1-1 घंटे की 2 शिफ्ट भी बना सकते हैं, 1 आवर मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग, ऐसे करके आप 2 शिफ्ट में भी कर सकते हैं। पर 2 घंटे तो भैया देने ही पड़ेंगे। देखो दिन में 24 घंटे हैं, आपको 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सब्जेक्ट को अगर आप ईमानदारी से 2-2 घंटे भी दोगे तो आपके 10 घंटे की पढ़ाई में बोर्ड्स में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, 2 घंटे पूरी ईमानदारी से, मतलब उन 2 घंटों में जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ भी हो जाए तस से मस नहीं होना है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसका राज हम खोलने वाले हैं। ढेंटड़ एंड बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि खुद ही निकालना पड़ता है, यहाँ पे पीछे से लगाया नहीं जाता है, अफसोस। देखिए ये हमने आपका टेबल बनाया है जिसमें हम आपको ड्यूरेशन बताएंगे डेज का,
क्या करना है और कितना टाइम लगना चाहिए ये भी बताया जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे शने शने, और इसमें आपको सारी चीजों को कंसिडर करके बनाया गया है। चलिए ढेंटन राज खुलने वाला है। सबसे पहले हम 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में एज अ पार्ट ऑफ अ रिविजन, क्योंकि जिन्होंने पहले कर ली है वो रिवाइज करेंगे, जिन्होंने रिवाइज नहीं की है पहले, जिन्होंने खत्म भी नहीं की है एनसीईआरटी, वो यहां इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो ईदर फिनिश या फिर रिवीजन, जो भी आप इसको मान लें, ठीक है। तो या तो खत्म करना है या तो रिवीजन स्टार्ट करना है पहले 15 दिन में, मतलब 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। दिन दे रहा हूं, देखो 15 दिन दिए हैं, लेकिन चैप्टर कितने हैं सर? 14 चैप्टर्स हैं, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो नहीं है, आपको पता है ये चीज। तो भैया 14 चैप्टर, एक चैप्टर प्रतिदिन, प्लस एक दिन एक्स्ट्रा भी दे दिया कि इन केस किसी दिन आपसे काम नहीं हुआ, कुछ घर में काम आ गया, कोई चीज हो गई, तो एक दिन एक चैप्टर के लिए 14 दिन में हो जाना चाहिए। पर हमने आपको +1 करके कहा है कि 15 दिन में क्या करना है आपने, आपके एनसीईआरटी बुक को पूरा खत्म करना है। जो भी सिलेबस हमारे कोर्स में है, ठीक है, वो पूरा ध्यान रखते हुए एग्जाम्पल्स करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है। मैं सब यहां पे आपको बता रहा हूं क्या क्या करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है भैया, एक ही एक चैप्टर करना है रोज रोज, ठीक है। उसके बाद आपने करना है क्या, उसके बाद आपने करना है एक्सरसाइज को सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आपने निपटाने हैं एग्जाम्पल्स। बस इतना कर लोगे आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक रीडिंग के बाद पहले एग्जाम्पल कर लिए फिर एक्सरसाइज कर लिए, मर्जी आपकी है, लेकिन टेक्स्ट बुक रीड करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, चाहे एमसीक्यू हो या फिर 2 या 3 मार्क के सवाल हो। काफी क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं। अच्छा, इसको कवर करने में हम कहां आपकी हेल्प करेंगे, हमने पहले ही लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पूरा कंटेंट बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। कोई आपत्ति होने पे हमें सूचित करें, ठीक है, कोई कठिनाई होने पे भी हमें सूचित करें, हम आपकी बिल्कुल हर कठिनाई में आपका साथ देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्या करना है। हमने पहले 15 दिन में एनसीईआरटी खत्म करनी है, रोज एक चैप्टर, प्लस सर ने एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया कि भैया देख लेना अगर ना हो तो। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो होगी हमारी वो होनी चाहिए अगले 15 दिनों की, ठीक है, 16 से लेकर 30 दिन, मतलब अगले 15 दिन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, तो सर इसमें हम करेंगे हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व। सर लेकिन एग्जाम्पलर तो बहुत टफ होती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट, टफ होती नहीं है, पहली बात तो हमने सॉल्व नहीं करी है इसलिए हमें लगता है टफ है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें एमसीक्यूज मिलते हैं आपको, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपको मिलते हैं वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके असर्शन रीजन वाले एमसीक्यूज में। उसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी को अच्छा कर देगा। और दूसरी चीज जो कि इस बार के सैंपल पेपर में हुआ है वो ये कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा के सीधे सीधे सवाल सैंपल पेपर में दे दिए गए हैं। तो ऐसी बहुत ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं कि भैया जब आपका एग्जाम होगा, मेन एग्जाम, तब भी एग्जाम्पलर से सवाल हूबहू आ सकते हैं या फिर उसी बेसिस पे आ सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहां पे भी मैंने आपको एक चैप्टर प्रतिदिन बोला है सर, लेकिन एग्जाम्पलर तो बड़ी होती है मेरे भाई। एक बात का ध्यान रखना कि सिलेबस के हिसाब से निपटाना है, ठीक है। किसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से निपटाना है। यदि आपका सिलेबस है कि भैया आपको क्या करना है, आपको करना है जो जो पार्ट आपको बोले, जो टॉपिक आपको बोले, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे वाले मेथड के क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम जाएंगे तो 90 - थीटा वाला लॉजिक आपके उसमें नहीं है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं, बाकी सारे आपको सॉल्व करने हैं। तो वो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी बहुत बढ़िया से। तो ये आपका लगभग हो गया दिसंबर पूरा कवर। लेकिन सर हमारे तो प्री बोर्ड हैं सर, दिसंबर के महीने में कैसे पढ़ाई करेंगे, प्री बोर्ड के बीच में थोड़ी मैथ्स करेंगे। मुझे पता था ये क्वेश्चन पूछोगे। मैं अपने विद्यार्थियों को एकदम नस नस से वाकिफ हूं, बेटा तुम अगर मरीज हो, हम डॉक्टर हैं,
तो ये देखो, हमने आपको 15 दिन का समय दिया है फॉर प्री बोर्ड्स। अब ये प्री बोर्ड्स आपके, ये 15 डेज ऑफ प्री बोर्ड जो हम दे रहे हैं आपको, ये आपको यहां कहीं बीच में भी लग सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो पहले आप एनसीईआरटी खत्म करो, फिर प्री बोर्ड दे दो, उसके बाद एग्जाम्पलर पे आ जाओ, ठीक है सर। लेकिन अगर एनसीईआरटी के बीच में ही प्री बोर्ड का ड्यूरेशन आ रहा है, तो प्रभु पहले ऐसा करो कि जब आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो भैया चैप्टर वाइज करने की जगह वो चैप्टर जो कि आपके प्री बोर्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको, उनको निपटा लो। अब देखो, इतनी समझदारी तो खुद ही दिखानी पड़ेगी ना। अब कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें उंगली पकड़ के पहिया पहिया करवाएंगे हम, है कि नहीं। बड़े बच्चे हो गए हो, खुद भी चाहते हो कि सर हमें लोग बड़े बच्चे की तरह ट्रीट करें, बड़े इंसान की तरह ट्रीट करें, किसी एडल्ट इंसान की तरह ट्रीट करें, तो उस तरीके का बिहेवियर भी लाना पड़ेगा कि अपनी समझदारी से प्री बोर्ड के रिवीजन में भी हम अपना रिवीजन चालू रखें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे प्री बोर्ड 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में है, तो मैं 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में प्री बोर्ड की तैयारी करूंगा। लेकिन 15 दिसंबर से पहले जो 15 दिन है उसमें पूरी एनसीईआरटी कम से कम एक बार खत्म कर दूंगा। सर अगर मुझे एनसीईआरटी आती है तो मैं एग्जाम्पलर खत्म कर दूंगा, दोनों आते हैं अच्छे से खत्म कर दिए तो भैया किसी और राइटर की बुक उठा लो, क्योंकि क्वेश्चन तो इतने सारे हैं संसार में कि आप खत्म करते करते थक जाओगे, पर खत्म होने नहीं वाले। ठीक है, ये क्लियर है। प्री बोर्ड की तैयारी जो लोग बोल रहे थे उनके लिए भी हमने देखो स्पेस दिया है, क्योंकि हमें पता था कि आप में से कुछ लोग की ये आवाज जरूर आएगी। अच्छा, प्री बोर्ड खत्म हो गए, एनसीईआरटी खत्म कर ली, एग्जाम्पलर खत्म कर ली, अब क्या करें। तो भैया इसके बाद आता है नंबर सैंपल पेपर्स का। ठीक है, कितने सैंपल पेपर, तो कम से कम मेरे हिसाब से तो मैंने अभी तक गिने हैं कि 10 सैंपल पेपर तो करने ही है। ठीक है, तो हमने आपको क्या गणना दी है हमारे हिसाब से कि 10 सैंपल पेपर और 15 डेज का टाइम। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब आप नया नया सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आपकी स्पीड डेवलप नहीं होगी, इस बात को लिख के ले लो। ठीक है, तो इसीलिए एक सैंपल पेपर को 2 दिन में निपटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, 2 दिन में निपटाया मतलब जैसे आधा कर लिया, 2 घंटे बीत गए, बाकी आधा हम नेक्स्ट डे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे अपनी स्पीड पे काम करो, और फिर ऐसा करो कि भैया जो पहले 5 पेपर हैं वो तो हमने स्लो किए। ठीक है, अब स्लो क्यों किए वो भी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन बाद के 5 पेपर एकदम सुपर फास्ट स्पीड में, एक पेपर एक दिन में 2 घंटे के अंदर। ठीक है, 1 पेपर 1 डे, और पूरा दिन नहीं लेना, 8-8 घंटे, 2 आवर में स्ट्रिक्टली खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जब आप पेपर को स्लो सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पीछे की वो क्या है, मंशा क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप पेपर स्लो सॉल्व करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपने प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है, हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, सारे जो भी हमारे टिप्स हैं टू मेक श्योर दैट यू राइट अ गुड आंसर, एक अच्छा आंसर लिख के आप टीचर को दें। नीटनेस का ध्यान रखना है, क्लीनलीनेस के अलावा उसके बाद फिर सिस्टमैटिक वे में चलना है, स्टेटमेंट लिख के देने हैं, पूरा कंप्लीट आंसर बना के देना है टीचर को। ठीक है, तो पहले 5 पेपर जब आप स्लोली सॉल्व करेंगे तो आपकी तकनीक ये होनी चाहिए कि मुझे सही सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और अच्छे से प्रेजेंट भी करना है। तो इन चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले 5 पेपर्स में। उसके बाद के जो 5 पेपर होंगे उसको आप और अच्छे से स्पीड के साथ काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो समय की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। समय इन सेंस कि कितने घंटे में पेपर खत्म कर दो, ये नहीं बोर्ड का पेपर 3 घंटे का है, हम घर में भी 3.5 घंटे में कर रहे हैं, तो बोर्ड के हॉल में तो और ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज नर्वसनेस तो हो ही जाती है इंसान को थोड़ी बहुत। तो उस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि आप नर्वस ना हो और बढ़िया से एग्जाम दें। ठीक है, ये समझ गए। तो भैया अब कितने दिन खत्म हो गए, 60 दिन। पहले 15 दिन में एनसीईआरटी, दूसरे 15 दिन में हमारी एग्जाम्पलर, बीच के इन्हीं के बीच में 15 दिन में प्री बोर्ड की तैयारी जब भी वो आ जाए। उसके बाद के 15 दिन में प्री बोर्ड खत्म होने के बाद हमने करना है सैंपल पेपर्स को सॉल्व। सैंपल पेपर्स कहां से आएंगे, तो भैया मैग्नेट ब्रेन्स ने पेपर्स बना दिए हैं। ठीक है, आपको बस इन पेपर्स को यूज करना है। मैग्नेट ब्रेन से मतलब मैंने खुद ने बनाए हैं भैया, 5 अपलोड हो गए हैं, 5 दिसंबर के महीने में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है प्लेलिस्ट का, वो जाके क्लिक कर सकते हैं। और साथ में सीबीएसई का जो ऑफिशियल पेपर है वो भी हमने बनाया है, उसकी भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं।
और आराम से पढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर? जी सर। देखो हम ये नहीं चाहते कि आप 10 जगह पे भटको, तो सारी चीजें हम ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको रखना है थोड़ा सा धैर्य, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट के 15 दिन, जिन्हें हम फरवरी के 15 दिन मान रहे हैं, 1 फरवरी से लेकर 1 फेब से लेकर 15 फेब तक का टाइम, ठीक है, क्योंकि अभी तक यही अजम्पशन चल रहा है कि भैया एग्जाम कब होंगे, 15 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, वो भी चैप्टर वाइज। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से आए भैया? सीबीएसई हर साल एग्जाम कराती है, तो हर साल प्रश्न पत्र तो बनता ही है। हालांकि पैटर्न चेंज होते रहता है या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स चेंज होते रहते हैं, पर सीबीएसई अक्सर क्वेश्चंस को चेंज नहीं करता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडर्न सिलेबस, इस बात का ध्यान रखना भैया। ये नहीं कि भैया जो दिखा हमने सॉल्व कर दिया, कि सर 1995 का एक सवाल है, हमें किसी ने बताया था कि सॉल्व करना चाहिए तो हम कर रहे हैं। भैया वो 1995 का सवाल आज के सिलेबस के हिसाब से फिट बैठ रहा है या फिर नहीं, वो बात जरूर देख लेना। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे वो नदी और स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन होता है, नदी और बोट वाला है ना, स्ट्रीम और बोट वाला, उसकी बहुत सारी वैरायटी हैं जो कि पहले पूछी जाती हैं या पूछी जा चुकी हैं, जिसमें दोनों की स्पीड नहीं पता होती है। तो लोग अभी भी उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि हमें रिड्यूसेबल फॉर्म वाली इक्वेशंस को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कहां पे किस चीज को कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। अगर आप बिना सोचे समझे सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाएंगे, पता चले कि चैप्टर ही खत्म ना हो। और वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि भैया हमने वो भी प्रैक्टिस कर लिया जो हमारे एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। देखो कॉन्सेप्ट लर्न करने की बात अलग है, लेकिन हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की बात अलग हो जाती है। सर मतलब देखो ऐसा है, जब जिस रेस में जिस घोड़े की जरूरत है हम उसी को दौड़ाएंगे ना। अब अगर मैराथन दौड़ना हो और आप उसैन बोल्ट को बोलोगे भैया मैराथन दौड़ जाओ, तो उसैन बोल्ट भैया नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि वो कैसे धावक है? वो है तेज दौड़ने वाले छोटी रेस के धावक, ठीक है। मैराथन वाले कैसे होते हैं कि जो भैया बहुत ज्यादा दौड़ते हैं और आराम से दौड़ते हैं, लेकिन बहुत दूरी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जहां जैसी जरूरत है। अब तुम नीरज चोपड़ा को बोलोगे क्रिकेट खेलो और विराट कोहली को बोलोगे भैया जैवलिन थ्रो करो, तो क्या दोनों उतनी ही सक्सेसफुली काम कर पाएंगे? नहीं भैया, विराट कोहली को क्रिकेट में ज्यादा महारत है, नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में। तो जिसकी जहां पे जो महारत है वो वहां पे यूज करना होता है। ठीक वैसे ही जो हमारे सिलेबस में है, अब पता होना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे सिलेबस में नहीं हो, हम लगे प्रैक्टिस करने में, दे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, एग्जाम में वो एक भी सवाल नहीं आया और जो आना था वो हम कर ही नहीं पाए क्योंकि समय कम बचा था प्रैक्टिस के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, इन सभी को सवालों को सॉल्व करते समय अपने हमारे किसका ध्यान रखना है? हमेशा ये ध्यान रखना है कि भैया हम प्रॉपर वे में सॉल्व करें, ठीक है, जल्दबाजी ना करें। और खुदा के लिए कृपया मैथ्स को ओरली ना पढ़ें प्लीज। सर मतलब आप में से बहुत लोग सवालों को ओरली देखते हो, देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। इस तरीके की तकनीक से आपको हमेशा घाटा ही होगा, कभी भी फायदा नहीं होगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। और कुछ टिप्स, हाँ बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो ये कि इन 45 दिनों में, ठीक है, रोज आपको फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है। सर फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करा दो, हम रिवाइज कर लेंगे। देखो अगर मैं प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसी को रिवाइज करेंगे तो टू बी ऑनेस्ट आपको उतना फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि खुद अपनी टेक्स्ट बुक उठाओ, बैठो 1 घंटा और खुद की फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है। और उसी में सिर्फ फॉर्मूला शीट के साथ साथ वहीं पे जो जो थ्योरम आपके सिलेबस में है उन सब के स्टेटमेंट्स को लिख लेना, ठीक है, और उनको भी रिवाइज करना है, ठीक है। ये बात भैया मैं बोल रहा हूं, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है। तो फॉर्मूला शीट के साथ साथ थ्योरम्स भी रिवाइज करने, क्योंकि एग्जाम में कई बार थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट लोग क्योंकि याद नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं चलता इस थ्योरम में कौन सी चीज प्रूफ करनी है। प्रूफ सारे आते होंगे, 10-12 जितने भी प्रूफ है वो सब आते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में कौन सा प्रूफ लगाना है वो सोच पाना या वहां उस तक पहुंच पाना बहुत हमारे लिए टफ हो जाता है कई बार, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इसके अलावा जब आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो टाइमिंग का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार,
ठीक है। टाइमिंग का कैसे ध्यान रखना है, तो देखो जब आप अपने लास्ट के 5 सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, लास्ट 5 सैंपल पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, पहले 5 में इतना टाइमिंग का वो मत लेना, पहले 5 में एक्यूरेसी, उसके बाद नीटनेस, सिस्टमैटिक वे में अटेम्प्ट करना, इन सब बातों पे ध्यान देना। बाद के 5 पेपर पे आप टाइमिंग का ध्यान दे सकते हैं। 5 सेक्शन होते हैं आपके ABCDE, ठीक है। अब इसमें आते हैं MCQ, इसमें आते हैं 2 मार्क क्वेश्चन, इसमें आते हैं 3 मार्क क्वेश्चन, इसमें आते हैं 5 मार्क क्वेश्चन, इसमें आते हैं 4 मार्क की केस स्टडी, राइट। चलिए MCQ आते हैं 20, ये 2 मार्क के 5 सवाल, 3 मार्क के 6 सवाल, 5 मार्क के 4 सवाल और 4 मार्क के 3 सवाल, यही होता है जी सर। 20 सवाल करने में आप लीजिए 30 मिनट के आसपास का समय, ठीक है। 5 सवाल करने के लिए आपको मिलने चाहिए मेरे हिसाब से 15 मिनट, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3 क्वेश्चन, ये 6 सवाल करने के लिए 30 मिनट काफी है। यहाँ भी 4 सवाल करने के लिए लगभग 30 मिनट काफी है। और यहाँ लास्ट वाले में भी मैं आपको 3 सवाल के लिए 3 मिनट 30 मिनट दे रहा हूं, जबकि लगना नहीं चाहिए। तो जो ऊपर का बैकलॉग होगा कि अगर कहीं पे ज्यादा टाइम लग गया तो वो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। जोड़ जाड़ के कुल मिला के 2 आवर्स 15 मिनट्स में आपका पूरा काम होना चाहिए। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। वाइल सॉल्विंग व्हाट, वाइल सॉल्विंग एनी सैंपल पेपर, ठीक है। 2 आवर्स 15 मिनट्स में पूरा पेपर। तो अगर रोज के 2 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे 15 मिनट चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2.5 घंटा भी हो जाएगा तो। पर हाँ, उससे ज्यादा अगर लग रहा है तो मतलब समझ लो हमारी स्पीड में कुछ गड़बड़ है। और ये मैं तब इंक्लूड करके बोल रहा हूं जब आप पूरे सलीके से सटीक आंसर देंगे, ठीक है। हवा में नहीं उड़ना है कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, फिर टीचर भी आपके मार्क्स को ऐसा वैसा जैसा कर देगी अगर वो चाहते हो आप तो, ठीक है। चलिए टाइम मैनेजमेंट भी हमने कवर कर लिया। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स स्ट्रैटेजी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, हाँ, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अगर वो सवाल PYQs में अगर वो सवाल NCERT या एग्जाम्पलर का है, ठीक है, और आपने पहले उसको सॉल्व किया है और आप कॉन्फिडेंट हैं, देखो कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप पहले कर चुके हैं तो उन सवालों को PYQ करते समय मत कीजिएगा। में ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करना है हर चैप्टर से, ठीक है। जितनी ज्यादा वैरायटी आप कवर करेंगे उतना बेहतर होगा। सिलेबस का हमेशा ध्यान रखना है। अगर सिलेबस का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, फिर क्या होगा, आपका समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिन के 2 घंटे बहुत काफी है मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए। अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो पहले NCERT और एग्जाम्पलर खत्म करो, उसके बाद करना सैंपल पेपर्स। डायरेक्टली सैंपल पेपर पे जंप करना, डायरेक्ट सैंपल पेपर पे जंप करना वुड बी हानिकारक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सैंपल पेपर पे जंप वुड बी हानिकारक, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली तो वो भी हानिकारक होगा बेटा, तो हानिकारक। सैंपल पेपर / PYQs पे जंप। देखो जब तक NCERT और एग्जाम्पलर ढंग से सॉल्व नहीं होगी ना, इनमें अटक जाओगे तो 3 दिन में एक एक पेपर सॉल्व होगा, समय ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेहतर क्या है, पहले NCERT और एग्जाम्पलर निपटा लो, फिर आप, मेरा वादा है आपसे, फिर आप जब इनको अटेम्प्ट करोगे आपको आसानी से सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो आपको पता ही है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, बस आपको एक बार ये टाइम टेबल दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए, यदि किसी को चलचित्र का चित्र लेना हो, यहाँ पे इसका टेबल का तो बहुत काम का है आपके, ठीक है। हम अगर इसको प्रयास करेंगे कि PDF में भी डलवा दें ताकि आप इसको प्रिंट कर सको और फिर आसानी से कहीं पे रख सको और अपने टारगेट को टिक कर सको कि आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा एक चीज और मैं क्या बोल रहा था आपसे, भूल ही गया अभी मैं आपसे ये कह रहा था कि भैया इसको प्रिंट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो हम किससे पूछेंगे? हाँ, हमसे पूछेंगे। क्या क्या हमने कवर किया है, तो NCERT बुक कवर्ड है मॉडर्न सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। एग्जाम्पलर भी आपको पढ़ाई है अभिषेक चौहान सर ने, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो भी देख लेना। लेकिन हाँ, सर ने सारे सवाल सॉल्व कराए क्योंकि एग्जाम्पलर में सारे सॉल्व करना
टेक्निकली एडवाइज होता है, पर लेकिन अब क्योंकि समय कम बचा है तो आपके लिए ये निर्देश है कि आप वे वाले क्वेश्चन सॉल्व करें जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत आ रहे हैं। सर लेकिन हमें सिलेबस याद नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पूरी एक बार सॉल्व करेंगे विथ सिलेबस इन योर हैंड एंड सिलेबस के हिसाब से करते जाएंगे, जो कि हमने पहले ही आपके लिए कर दिया है, आपको केवल वो सेशन देखने और पढ़ना है, तो फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पार्ट सिलेबस में है या फिर नहीं है। प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्री बोर्ड में आप जो कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे आगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका प्री बोर्ड का परफॉर्मेंस अच्छा हो गया तो घर वाले आप पे विश्वास करेंगे, आपके फ्रेंड्स आप पे विश्वास करेंगे और आपके स्कूल के टीचर्स आप पे विश्वास करेंगे। हमें तो है विश्वास, पर इनका विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि ये आपके आसपास रहते हैं और इनके द्वारा दिए गए फीडबैक या इनकी टिप्पणियां या शाबाशी या सजेशंस आप पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया प्री बोर्ड के एग्जाम को हल्के में न लें। अगर स्कूल में 2 प्री बोर्ड है तो 1 प्री बोर्ड तो बढ़िया सीरियसली देना है सब बच्चों को, ठीक है। 2 हैं तो अच्छी बात है, ज्यादा प्रैक्टिस होगी। दोनों में उतने ही सीरियस हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, इस वाले प्री बोर्ड के लिए तो मतलब जो पहला वाला है उसके लिए तो फिर भी हम टाइम दे रहे हैं कि आप 15 दिन पढ़िए, लेकिन सेकंड वाले में तो इतना मजबूत हो जाना है कि जब जिस दिन बोले एग्जाम देने को उस दिन हम दे देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सारी बातें कर ली मैंने आज के सेशन में, काफी कुछ जानकारी आपको दे दी है। इसके बाद आप अपने आप ही समझदार हैं, तो हम करते हैं सेशन को अंत करने की ओर अग्रसर। लेकिन एंड करने से पहले आपको कुछ चीजों की जानकारी कि भैया हमारा यूट्यूब चैनल तो है ही, लेकिन वेबसाइट और ऐप भी है। इसको अधिक मात्रा में यूज करें, आपको बेहतर इंटरफेस मिलेगा एज कंपेयर टू यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पे ना ऐड है, ना डिस्क्रिप्शन है, ना डिस्क्रिप्शन एज इन ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई 4-5 चीजें देखनी पड़ेंगी। बस आप सीधे सीधे अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ब्रेन्स की जो बुक्स आने वाली हैं वो भी आप यहीं से प्रोक्योर करेंगे, और हमारे नोट्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। जब हमने सफर शुरू किया था हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, लेकिन कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। हम हिंदी मीडियम भी पढ़ाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कवर करते हैं और अदर स्टेट्स के बोर्ड भी कवर करते हैं। बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम भारत के हर बच्चे को जो पढ़ना चाहता है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में सेशंस को शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, नमस्ते।